हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू कैंडलस एंड कर्व। आप सभी का स्वागत है हमारी एजुकेशनल सीरीज स्टॉक मार्केट मास्टर क्लास 02 प्रो में। अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं या आप इन्वेस्टमेंट शुरू करना चाहते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे कि शुरुआत कहां से करें, तो ये कंप्लीट सीरीज आपके लिए है। इस कोर्स में हम बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे उन टॉपिक्स तक पहुंचने की कोशिश करेंगे जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर को समझने चाहिए। हमारा ऑब्जेक्टिव सिर्फ डेफिनेशंस या थ्योरी बताना नहीं है, बल्कि हर कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकल और सिंपल लैंग्वेज में समझाना है। इस सीरीज में हम सीखेंगे कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करता है, शेयर्स और इक्विटी क्या होते हैं, कंपनीज पब्लिक से पैसा कैसे रेज करती हैं, डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट का रोल क्या है, मनी फ्लो कैसे आइडेंटिफाई किया जाता है, कंपनी फंडामेंटल्स कैसे एनालाइज किए जाते हैं और एक अच्छा स्टॉक सिलेक्ट करने के लिए किन चीजों को देखना चाहिए। सबसे पहले एक इम्पोर्टेंट डिस्क्लेमर, ये पूरी एजुकेशनल सीरीज सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए है। इसमें दिए गए एग्जाम्पल्स किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करने की रिकमेंडेशन नहीं है। इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा अपनी रिसर्च करें और अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग के हिसाब से डिसीजन लें। चलिए अब शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल है, स्टॉक मार्केट क्या है? स्टॉक मार्केट एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केट प्लेस है जहां लिस्टेड कंपनीज के शेयर्स बायर्स और सेलर्स के बीच खरीदे और बेचे जाते हैं। इंडिया में ये ट्रांजैक्शंस मेनली 2 एक्सचेंजेस के थ्रू होते हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज यानी NSE और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी BSE। बहुत लोग स्टॉक मार्केट को सिर्फ ट्रेडिंग या पैसा कमाने की जगह समझते हैं, लेकिन असल में स्टॉक मार्केट का सबसे बड़ा पर्पस है कंपनीज को कैपिटल रेज करने का प्लेटफॉर्म देना और इन्वेस्टर्स को इन कंपनीज की ग्रोथ में पार्टिसिपेट करने का मौका देना। जब आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हैं तब आप उस कंपनी की ओनरशिप का एक छोटा हिस्सा खरीदते हैं, इसीलिए शेयर खरीदने वाले इन्वेस्टर को शेयर होल्डर कहा जाता है। अब सवाल आता है कि कंपनीज को पब्लिक से पैसा रेज करने की जरूरत क्यों पड़ती है? हर कंपनी का एक ग्रोथ प्लान होता है। किसी कंपनी को नई फैक्ट्री लगानी होती है, किसी को नए प्रोडक्ट्स लॉन्च करने होते हैं, किसी को नए सिटीज या कंट्रीज में बिजनेस एक्सपैंड करना होता है और कई कंपनीज अपना एग्जिस्टिंग डेट भी कम करना चाहती हैं। इन सभी कामों के लिए कंपनी को कैपिटल की जरूरत होती है। कंपनी के पास कैपिटल अरेंज करने के कई ऑप्शंस होते हैं। वो बैंक से लोन ले सकती है, प्राइवेट इन्वेस्टर्स से फंडिंग ले सकती है या फिर अपनी ओनरशिप का कुछ हिस्सा पब्लिक को ऑफर करके पैसा रेज कर सकती है। जब कंपनी पब्लिक को ओनरशिप ऑफर करती है तब इन्वेस्टर्स कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं और बदले में कंपनी के शेयर्स रिसीव करते हैं। इस प्रोसेस से कंपनी को बिजनेस ग्रो करने के लिए फंड्स मिलते हैं और इन्वेस्टर्स को कंपनी की फ्यूचर ग्रोथ का हिस्सा बनने का अपॉर्चुनिटी मिलता है। अब यहाँ एक इम्पॉर्टेंट टर्म आती है, इक्विटी। स्टॉक मार्केट में इक्विटी और शेयर्स शब्द आप बहुत बार सुनेंगे। सिंपल लैंग्वेज में इक्विटी का मतलब है ओनरशिप। जब कोई कंपनी एस्टैब्लिश होती है उसकी ओनरशिप प्रमोटर्स के पास होती है, लेकिन जब कंपनी अपनी ओनरशिप का कुछ हिस्सा इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करती है तब उस ओनरशिप को शेयर्स के फॉर्म में डिवाइड किया जाता है। अगर किसी कंपनी ने टोटल 10 करोड़ शेयर्स इश्यू किए हैं और आप उनमें से 1000 शेयर्स खरीदते हैं तो आप उस कंपनी की ओनरशिप का एक बहुत छोटा हिस्सा रखते हैं। ये ओनरशिप परसेंटेज छोटा हो सकता है, लेकिन लीगली आप उस कंपनी के शेयर होल्डर होते हैं। इसी वजह से अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है और उसकी वैल्यू बढ़ती है तो उस ग्रोथ का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। अब सवाल है कि शेयर की वैल्यू बढ़ती या घटती कैसे है? स्टॉक मार्केट में हर ट्रांजैक्शन डिमांड और सप्लाई के प्रिंसिपल पर काम करता है। अगर किसी कंपनी के फ्यूचर को लेकर इन्वेस्टर्स पॉजिटिव हैं और ज्यादा लोग उसके शेयर्स खरीदना चाहते हैं तो डिमांड बढ़ती है। जब डिमांड बढ़ती है और सेलर्स कंपैरेटिवली कम होते हैं तो शेयर की प्राइस ऊपर जा सकती है। इसी तरह अगर कंपनी के रिजल्ट्स वीक आते हैं, बिजनेस में प्रॉब्लम्स आती हैं या मार्केट सेंटीमेंट नेगेटिव हो जाता है तो इन्वेस्टर्स शेयर्स बेचना शुरू कर देते हैं। जब सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और बायर्स कम हो जाते हैं तो शेयर की प्राइस नीचे आ सकती है।
इसलिए शेयर की प्राइस सिर्फ कंपनी के नाम से नहीं चलती, उसके बिजनेस परफॉर्मेंस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस और मार्केट सेंटिमेंट का भी बहुत बड़ा रोल होता है। एक इन्वेस्टर के लिए ये समझना बहुत जरूरी है कि शेयर खरीदना सिर्फ प्राइस देखकर डिसीजन लेना नहीं होता। आप एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे होते हैं। अब सवाल ये है कि जब कोई कंपनी पहली बार अपनी ओनरशिप पब्लिक को ऑफर करती है तो वो प्रोसेस होता कैसे है? इसका जवाब समझने के लिए हमें प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस समझना होगा। स्टॉक मार्केट को ब्रॉडली दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट वह मार्केट होता है जहां कंपनी पहली बार अपने शेयर्स इन्वेस्टर्स को इश्यू करती है। यहाँ शेयर्स डायरेक्टली कंपनी से इन्वेस्टर्स के पास जाते हैं। इस प्रोसेस में जो पैसा इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं वो सीधा कंपनी के पास जाता है। कंपनी इसी कैपिटल का यूज अपने बिजनेस को एक्सपैंड करने, नए प्रोजेक्ट्स शुरू करने, डेट कम करने या फ्यूचर ग्रोथ के लिए करती है। इसके बाद आता है सेकेंडरी मार्केट। सेकेंडरी मार्केट वो मार्केट है जहां इन्वेस्टर्स आपस में शेयर्स खरीदते और बेचते हैं। यहाँ कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होती। अगर आप आज किसी लिस्टेड कंपनी का शेयर NSE या BSE पर खरीदते हैं तो बहुत संभव है कि आप वो शेयर किसी दूसरे इन्वेस्टर से खरीद रहे हैं, कंपनी से नहीं। इसी तरह जब आप अपने शेयर्स बेचते हैं तो वह किसी दूसरे इन्वेस्टर के पास चले जाते हैं। एक सिंपल बात याद रखिए, प्राइमरी मार्केट में ट्रांजैक्शन कंपनी और इन्वेस्टर के बीच होता है। सेकेंडरी मार्केट में ट्रांजैक्शन इन्वेस्टर और इन्वेस्टर के बीच होता है। इसी सेकेंडरी मार्केट में हर दिन लाखों ट्रांजैक्शन होते हैं और IC से शेयर्स की प्राइसेस कंटिन्यूअसली चेंज होती रहती हैं। अब जब हमें प्राइमरी मार्केट समझ आ गया है तो चलिए देखते हैं कि कंपनी पहली बार पब्लिसिटी से पैसा कैसे रेज करती है। यहीं से शुरू होता है IPO। IPO का फुल फॉर्म है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है और स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होने की तैयारी करती है, US प्रोसेस को IPO कहा जाता है। IPO के बाद कंपनी एक प्राइवेट कंपनी से पब्लिक कंपनी बन जाती है। लेकिन IPO लॉन्च करना इतना सिंपल प्रोसेस नहीं होता। सबसे पहले कंपनी अपनी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स, बिजनेस डिटेल्स, रिस्क्स और फ्यूचर प्लान्स प्रिपेयर करती है। उसके बाद मर्चेंट बैंकर्स और रेगुलेटरी अथॉरिटीज के साथ मिलकर पूरी डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट की जाती है। IPO का प्राइस बैंड डिसाइड किया जाता है। उसके बाद इन्वेस्टर्स IPO के लिए अप्लाई करते हैं। अगर IPO को अच्छा रिस्पॉन्स मिलता है और डिमांड ज्यादा होती है तो शेयर्स अलॉट किए जाते हैं। लिस्टिंग के दिन वही शेयर्स NSE और BSE पर ट्रेडिंग के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। उसके बाद उन शेयर्स की प्राइस डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कंटिन्यूअसली चेंज होने लगती है। कई बार आपने न्यूज में सुना होगा कि किसी IPO को 10 टाइम्स, 20 टाइम्स या 50 टाइम्स सब्सक्रिप्शन मिला। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए थे उससे कई गुना ज्यादा एप्लीकेशंस इन्वेस्टर्स ने सबमिट की थी। लेकिन ओवर सब्सक्रिप्शन का मतलब यह नहीं होता कि हर IPO सक्सेसफुल ही होगा। एक इन्वेस्टर को हमेशा कंपनी का बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, वैल्यूएशन और फ्यूचर ग्रोथ देखकर ही IPO में इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना चाहिए। अब सवाल आता है कि IPO के बाद शेयर्स ट्रेड कहाँ होते हैं? इंडिया में 2 मेजर स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जिसे हम NSE कहते हैं और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जिसे BSI कहते हैं। BSE इंडिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है, जबकि NSE टेक्नोलॉजी और ट्रेडिंग वॉल्यूम के हिसाब से दुनिया के लीडिंग एक्सचेंजेस में से एक माना जाता है। दोनों एक्सचेंजेस का बेसिक ऑब्जेक्टिव एक ही है, इन्वेस्टर्स को एक ट्रांसपेरेंट, सिक्योर और एफिशिएंट प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जहां शेयर्स की बाइंग और सेलिंग आसानी से हो सके। आज के समय में ज्यादातर एक्टिवली ट्रेडेड स्टॉक्स दोनों एक्सचेंजेस पर लिस्टेड होते हैं। अगर आप किसी ब्रोकर के थ्रू ऑर्डर प्लेस करते हैं तो ब्रोकर उस ऑर्डर को रेलेवेंट एक्सचेंज तक पहुंचाता है जहां मैचिंग बायर और सेलर के बीच ट्रांजैक्शन कंप्लीट होता है। इन्वेस्टर के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि चाहे ट्रांजैक्शन NSE पर हो या BSI पर, कंपनी की ओनरशिप सेम रहती है। फर्क सिर्फ ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का होता है। अब एक और इम्पोर्टेंट सवाल, अगर हर दिन इतने करोड़ रुपए की बाइंग और सेलिंग हो रही है तो ये इंश्योर कौन करता है कि मार्केट फेयर तरीके से चले? यहीं पर आता है सेबी। सेबी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सेबी इंडिया का कैपिटल मार्केट रेगुलेटर है। इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना और मार्केट को ट्रांसपेरेंट एंड फेयर बनाना। सेबी रूल्स बनाता है, लिस्टेड कंपनीज के डिस्क्लोजर्स को मॉनिटर करता है,
इनसाइडर ट्रेडिंग जैसे इलीगल एक्टिविटीज पर एक्शन लेता है, मार्केट मैनिपुलेशन को रोकने की कोशिश करता है। ब्रोकर्स, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो मैनेजर्स और मार्केट के कई इंटरमीडिएरीज को रेगुलेट करता है। अगर सेबी ना हो तो मार्केट में ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल हो जाए। इसी वजह से हर इन्वेस्टर को सेबी का रोल समझना बहुत जरूरी है। याद रखिए, सेबी किसी इन्वेस्टर को प्रॉफिट की गारंटी नहीं देता, लेकिन ये जरूर इंश्योर करता है कि मार्केट रूल्स के अकॉर्डिंग चले और सभी पार्टिसिपेंट्स के लिए इक्वल अपॉर्चुनिटी हो। अब तक हम समझ चूक हाइन की कंपनीज मार्केट में कैसे आती हैं और मार्केट को रेगुलेट कौन करता है। अब देखते हैं कि इस मार्केट में एक्चुअल पार्टिसिपेंट्स कौन कौन होते हैं। सबसे पहले आते हैं रिटेल इन्वेस्टर्स। रिटेल इन्वेस्टर्स वो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपने पर्सनल फंड से इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप और हम भी इसी कैटेगरी में आते हैं। इसके बाद आते हैं डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs। इनमें म्यूचुअल फंड्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पेंशन फंड्स और दूसरी इंडियन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस शामिल होती हैं। ये इंस्टीट्यूशंस बहुत बड़े अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करती हैं और मार्केट पर इनका सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट होता है। फिर आते हैं फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या FIIs। ये फॉरेन कंट्रीज की इन्वेस्टमेंट फर्म्स, हेज फंड्स, एसेट मैनेजमेंट कंपनीज और ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करती हैं। कई बार आप न्यूज में सुनते होंगे कि आज FIIs ने हैवी बाइंग की या हैवी सेलिंग की। इसका रीजन ये है कि इनके ट्रांजैक्शंस का साइज बहुत बड़ा होता है और कई बार मार्केट सेंटीमेंट पर भी इसका असर पड़ता है। इसके अलावा बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स और लार्ज कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स भी मार्केट के इम्पोर्टेंट पार्टिसिपेंट्स होते हैं। हर पार्टिसिपेंट का ऑब्जेक्टिव अलग हो सकता है। इसी वजह से स्टॉक मार्केट एक डायनामिक इकोसिस्टम है जहां हर पार्टिसिपेंट अपनी स्ट्रेटजी, रिसर्च और ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेता है। और एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए सिर्फ शेयर्स खरीदना ही नहीं, बल्कि ये समझना भी जरूरी है कि मार्केट में पैसा किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है और अलग अलग पार्टिसिपेंट्स किस तरह से मार्केट को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आता है, आखिर इन्वेस्टर्स स्टॉक मार्केट से पैसा कैसे कमाते हैं? बहुत लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा सिर्फ ट्रेडिंग से बनता है, लेकिन यह पूरी तरह सही नहीं है। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टर्स के पास वेल्थ क्रिएट करने के कई तरीके होते हैं। सबसे पहला और सबसे कॉमन तरीका है कैपिटल एप्रिसिएशन। कैपिटल एप्रिसिएशन का मतलब है कि आप किसी कंपनी का शेयर एक प्राइस पर खरीदते हैं और कुछ समय बाद अगर उस कंपनी की वैल्यू बढ़ती है और शेयर प्राइस ऊपर चला जाता है तो आपको उस डिफरेंस का प्रॉफिट मिलता है। मान लीजिए किसी कंपनी का शेयर आपने 500 रुपए में खरीदा और कुछ सालों बाद वही शेयर 900 रुपए का हो गया। अगर आप उस समय शेयर बेचते हैं तो प्राइस डिफरेंस AF का कैपिटल गेन होता है, लेकिन सिर्फ शेयर प्राइस बढ़ने से ही इन्वेस्टर्स अर्न नहीं करते। कई कंपनीज अपने एनुअल प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा शेयर होल्डर्स के साथ भी शेयर करती हैं। इस पेमेंट को डिविडेंड कहा जाता है। डिविडेंड कैश के फॉर्म में शेयर होल्डर्स के बैंक अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। हर कंपनी डिविडेंड नहीं देती। कुछ कंपनीज अपने प्रॉफिट्स को बिजनेस एक्सपेंशन में इन्वेस्ट करना पसंद करती हैं, जबकि कुछ कंपनीज रेगुलर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करती हैं। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करते वक्त सिर्फ शेयर प्राइस देखना ही काफी नहीं होता। यह भी समझना जरूरी होता है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, यूएस की फ्यूचर ग्रोथ क्या हो सकती है और मैनेजमेंट प्रॉफिट्स का यूज किस तरह कर रही है। एक और इम्पोर्टेंट बात याद रखिए, स्टॉक मार्केट में वेल्थ जनरली एक दिन, एक हफ्ते या एक महीने में क्रिएट नहीं होती। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का कंसेप्ट इसी वजह से इतना इम्पोर्टेंट माना जाता है। जब एक अच्छी कंपनी सालों तक कंसिस्टेंटली ग्रो करती है, तब उस ग्रोथ का बेनिफिट शेयर होल्डर्स को भी मिलता है। इसी वजह से पेशेंस एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर की सबसे बड़ी क्वालिटी होती है। लेकिन जहां रिवॉर्ड होता है, वहां रिस्क भी होता है। इसीलिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले रिस्क को समझना उतना ही जरूरी है जितना रिटर्न्स को समझना। हर कंपनी सक्सेसफुल नहीं होती, हर बिजनेस एक्सपेक्टेड ग्रोथ अचीव नहीं कर पाता। कभी कंपनी के रिजल्ट्स वीक आ जाते हैं, कभी इकोनॉमिक स्लो डाउन आ जाता है, कभी इंटरेस्ट रेट्स बढ़ जाते हैं, कभी जियोपॉलिटिकल इवेंट्स मार्केट सेंटिमेंट को इम्पैक्ट कर देते हैं और कभी इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस ही कम हो जाता है। इन सब सिचुएशंस का सीधा इफेक्ट शेयर प्राइसेस पर पड़ सकता है।
इसीलिए स्टॉक मार्केट में किसी भी इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क हमेशा जुड़ा होता है। एक अच्छा इन्वेस्टर रिस्क को इग्नोर नहीं करता, वह रिस्क को आइडेंटिफाई करता है, समझता है और उसके हिसाब से अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेता है। इसी वजह से एक्सपर्ट्स हमेशा डाइवर्सिफिकेशन की बात करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर अपना पूरा पैसा सिर्फ एक ही कंपनी में इन्वेस्ट कर देता है और उस कंपनी में कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उसके पोर्टफोलियो पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट अलग अलग क्वालिटी कंपनीज और सेक्टर्स में की गई हो तो ओवरऑल रिस्क को काफी हद तक कंट्रोल किया जा सकता है। रिस्क को कम्प्लीटली एलिमिनेट नहीं किया जा सकता, लेकिन उससे इंटेलिजेंटली मैनेज जरूर किया जा सकता है। अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिथ्स की जो अक्सर नए इन्वेस्टर्स को कंफ्यूज कर देते हैं। सबसे पहला मिथ है स्टॉक मार्केट गैम्बलिंग है। रियलिटी ये है कि बिना नॉलेज के की गए ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट गैम्बलिंग बन सकती है, लेकिन रिसर्च, डिसिप्लिन और प्रॉपर एनालिसिस के साथ की गई इन्वेस्टिंग एक स्ट्रक्चर्ड फाइनेंशियल एक्टिविटी है। दूसरा मिथ, स्टॉक मार्केट सिर्फ अमीर लोगों के लिए है। आज के डिजिटल टाइम में ऑलमोस्ट कोई भी इन्वेस्टर रिलेटिवली छोटी अमाउंट से भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज इन्वेस्टमेंट अमाउंट नहीं, बल्कि नॉलेज और कंसिस्टेंसी है। तीसरा मिथ, सस्ते शेयर्स हमेशा अच्छे होते हैं। ये बिल्कुल गलत सोच है। किसी शेयर की क्वालिटी उसकी प्राइस से डिसाइड नहीं होती। एक 50 रुपये का शेयर भी ओवर वैल्यूड हो सकता है और 2000 रुपये का शेयर भी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पर मिल सकता है। इसीलिए सिर्फ प्राइस देखकर इन्वेस्टमेंट का डिसीजन कभी नहीं लेना चाहिए। चौथा मिथ, हर गिरता हुआ शेयर बाइंग अपॉर्चुनिटी होता है। हर बार ऐसा नहीं होता। कई बार शेयर किसी टेम्परेरी रीजन से गिरता है, लेकिन कई बार कंपनी के बिजनेस फंडामेंटल्स ही वीक हो रहे होते हैं। इसलिए प्राइस गिरने की वजह समझना बहुत जरूरी होता है। अब इस पूरे लेसन को एक बार क्विकली समराइज करते हैं। आज हमने जाना कि स्टॉक मार्केट एक रेगुलेटेड फाइनेंशियल मार्केटप्लेस है। हमने समझा कि कंपनीज पब्लिक से कैपिटल क्यों रेज करती हैं। हमने इक्विटी और शेयर्स का एक्चुअल मीनिंग समझा, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट का डिफरेंस देखा, आईपीओ का प्रोसेस समझा, एनएसई और बीएसई का रोल जाना, सेबी मार्केट को किस तरह रेगुलेट करता है ये समझा, मार्केट पार्टिसिपेंट्स का कंट्रीब्यूशन देखा और फाइनली ये भी समझा कि इन्वेस्टर्स वेल्थ कैसे क्रिएट करते हैं और इन्वेस्टमेंट के साथ रिस्क को समझना क्यों जरूरी है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आगे आने वाले हर एपिसोड की फाउंडेशन बनने वाले हैं। अगर ये बेसिक्स क्लियर हैं तो आगे के एडवांस टॉपिक्स को समझना बहुत आसान हो जाएगा। और अब अगले एपिसोड में हम एक प्रैक्टिकल टॉपिक कवर करेंगे। हम डिटेल में समझेंगे कि डीमैट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट क्या होते हैं, दोनों में क्या डिफरेंस है, अकाउंट ओपनिंग के बाद शेयर्स कैसे बाय और सेल किए जाते हैं, डिलीवरी और इंट्राडे क्या होते हैं और T+1 सेटलमेंट साइकिल प्रैक्टिकली कैसे काम करता है। इस एपिसोड के बाद आप सिर्फ स्टॉक मार्केट को समझेंगे नहीं, बल्कि ये भी समझना शुरू कर देंगे कि एक एक्चुअल इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन बैकग्राउंड में किस तरह कंप्लीट होता है। अगर आपको ये एजुकेशनल सीरीज इंफॉर्मेटिव लग रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, कैंडल्स एंड कर्व को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिए ताकि इस मास्टर क्लास का कोई भी एपिसोड मिस ना हो। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक सीखते रहिए, समझते रहिए और हमेशा नॉलेज के साथ इन्वेस्ट कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग कैंडल्स एंड कर्व।